हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल केसीएल नीट ट्यूटोरियल में। हम लोग पढ़ रहे थे नीट की प्रिपरेशन में क्लास 11 का केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम था सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। और उसमें आज हम तीसरे लेक्चर में एक आज नए टॉपिक डिस्कस करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में। आज की क्लास में हम बात करेंगे एटम्स के बारे में और अगली क्लास में हम बात करेंगे मॉलिक्यूल्स के बारे में, क्योंकि लेक्चर बहुत लंबा हो जाता है, आपको बोरिंग लगेगा। तो एटम्स की बात करेंगे आज के टॉपिक पे हम लोग की एटम्स क्या होते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग लेक्चर होगा, केमिस्ट्री की एग्जाम बेसिक से स्टार्ट होने वाली है। बहुत इंटरेस्ट के साथ इसको ध्यान से सुनिएगा। तो समझते हैं कि केमिस्ट्री एटम क्या है। एटम समझने के लिए आप इसको इस तरह समझिए कि सबसे छोटा पार्टिकल आपके आसपास कुछ भी दिखाई देता हो, कुछ भी, धूल के कण हो, पानी हो, हवा हो, गैस हो, मटेरियल हो, कुछ भी हो, आप कपड़े पहन रहे हैं, आप खाना खा रहे हैं, आप कोई पार्टिकल लिए हैं, आपके पास लकड़ी है, आपके पास कोयला है, आपके पास कुछ भी मटेरियल है, लोहा है, सभी पार्टिकल, सभी जो मॉलिक्यूल्स है, आप देखेंगे वो बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने। यानी अगर आपके पास एक ईंट है, उस ईंट को तोड़ते जाओ, तोड़ते जाओ, तोड़ते जाओ, चूर करते जाओ, एकदम महीन महीन जब पाउडर मिलेगा तो उस पाउडर का एक कण एक पार्टिकल है। ठीक है, उसी तरह से आपके हाथ में लकड़ी है, मेरे हाथ में ये पेन है, आप किसी भी चीज को देखेंगे जो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है, उसी को हम एटम्स कहते हैं। यानी एटम है क्या, इस एटम के बारे में क्या हम जानते हैं, क्या हम समझते हैं, आज की क्लास में हमें डिस्कस करेंगे। बहुत सालों पहले, बहुत 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 सालों पहले, यानी जब दुनिया की शुरुआत हुई थी, हमारे पूर्वजों ने कहावत दी थी कि कण कण में भगवान है। अब कण कण का मतलब है हर एक एटम में भगवान है। भगवान मीन्स खुदा, खुदा मीन्स एनर्जी। एनर्जी का मतलब आप समझते हैं कि हर पार्टिकल, चाहे वो सजीव हो चाहे वो निर्जीव हो, उसमें एनर्जी। अब बायोलॉजी क्या कहती है? बायोलॉजी कहती है भैया जो पार्टिकल्स लिविंग है उसके अंदर लाइफ प्रोसेसेस होती है, वो सजीव है, उसके अंदर एनर्जी है। जो पार्टिकल्स आप क्या कह सकते हैं, निर्जीव है, नॉन लिविंग है, उसके अंदर ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं है, तो वो एक न्यूट्रल है, उसके अंदर कुछ भी नहीं। लेकिन केमिस्ट्री क्या कहता है? केमिस्ट्री कहता है भैया कण कण में भगवान है, यानी कि हर एक पार्टिकल के अंदर अपनी कुछ न कुछ ऊर्जा होती है। यही से केमिस्ट्री की शुरुआत होती है। यानी हर दुनिया की जो भी सामान जो है वो बहुत छोटे अणु से मिलकर बना है। यानी आप उसको तोड़ते जाओ, तोड़ते जाओ, तोड़ते जाओ, जो सबसे लास्ट पार्टिकल मिलेगा जिससे वो सारा कुछ बना था, उसी को हम एटम कहते हैं। अब इस एटम के बारे में हमारे महापुराणों में तो बहुत पहले लिखा गया है, लेकिन जब सबसे शुरुआत इसकी पहले होती कहां से है? इसकी शुरुआत होती है डाल्टन साहब से। डाल्टन साहब ने सबसे पहले एटम क्या होता है उसका कॉन्सेप्ट दिया। डाल्टन साहब के कॉन्सेप्ट को समझने से पहले हम समझ लेते हैं कि एटम की डेफिनेशन क्या कहती है। एक एटम जो है उसकी डेफिनेशन क्या कहती है? डेफिनेशन कहती है कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर दैट कैन टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। दुनिया में जितनी भी केमिकल रिएक्शंस होती है उसमें भाग लेने वाले जो भी मॉलिक्यूल्स हैं, कंपाउंड्स हैं, उसका जो सबसे छोटा पार्ट है जो पार्टिसिपेट करता है रिएक्शन में, वो एटम कहलाता है। दूसरी बात कहती है कि एटम जो है वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं रखता। यानी जब एक कपड़ा में पहना हो, इस कपड़े का सबसे छोटा पार्टिकल अगर मैं काट के निकालू, जो कॉटन का टुकड़ा निकलेगा छोटा सा, उसका अपना खुद का अकेला कोई अस्तित्व नहीं। लेकिन जब वो ढेर सारे मिलते हैं, एक कपड़े का रूप लेते हैं और मैं पहनता हूं। अब इस पेन में एक प्लास्टिक की पेन है, अब इसके अंदर ढेर सारे पॉलीमर्स के पार्टिकल्स मिले होंगे, एक पार्टिकल में कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, लेकिन कई पार्टिकल मिले होंगे तो एक पेन बन गया। अब एक मिट्टी का कण, उसका अपना कुछ एग्जिस्टेंस नहीं है, लेकिन कई मिट्टी के कण जब इकट्ठे होते हैं, वो आग में पकता है तो एक ईंटे का रूप लेता है, एक ब्रिक का रूप लेता है। यानी एटम इतना छोटा है कि इसका अपना खुद का अकेला कोई इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं, वो हमेशा कंपाउंड्स या मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में ही हमें दिखाई देता है। जैसे आप केवल नाइट्रोजन, केवल हाइड्रोजन, केवल O, केवल S आप नहीं पाएंगे, लेकिन वो जब भी आपको नेचर में मिलेगा कंपाउंड्स या मॉलिक्यूल्स के रूप में मिलेगा। अगली बात क्या कहती है? टू और मोर एटम्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स। हमेशा दो या कम से कम दो या दो से ज्यादा एटम्स आपस में मिलकर के कुछ कंपाउंड्स, मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स आपस में मिलकर कंपाउंड्स बनाते हैं। इसके हम बात करें केमिस्ट्री में, आगे आएंगे। लेकिन एटम की शुरुआत हुई
एटम होता क्या है, इसकी कहानी शुरू होती है डाल्टन बाबू से। डाल्टन बाबू ने 1808 ईस्वी में सबसे पहले एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर दिया कि कोई भी मैटर जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम से मिलकर बना हुआ है, और इसी को एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर कहते हैं। हमारे पास कोई सा भी मटेरियल है बच्चों, मेरे पास कोई सा भी मटेरियल है, ठीक है, हम एक कोई सा भी मटेरियल लेके चलते हैं। मान लीजिए हमारे पास ये कोई एक टुकड़ा है, मान लीजिए हमने मान लिया कि ये किसी भी मटेरियल टुकड़ा है, आप इसको लकड़ी का मान सकते हैं, मिट्टी का मान सकते हैं, लोहे का मान सकते हैं। अब इसको हम तोड़ना, इस पे हथौड़ी चलाते जाए हथौड़ी चलाते इसको बहुत सारे टुकड़ों में हम तोड़ देंगे। अब इसको भी फिर से हथौड़ी चलाते जाए तो और महीन महीन टुकड़ों में हम इसको तोड़ देंगे। जब और महीन टुकड़ा ना तोड़ सके तो वो एक सिंगल पार्टिकल जिससे पूरा एटम बना था, उसी को हम एटम कहते हैं। तो इसी को डाल्टन ने अपनी थ्योरी दी थी। एटम के बारे में सबसे पहली बार केमिस्ट्री की भाषा में अगर किसी ने बताया था तो 1808 में जॉर्ज डाल्टन ने बताया था। कुछ बातें भी गलत थी क्योंकि उस समय साइंस उतना डिस्कवर नहीं था, कुछ चीजें ऐसी थी जिसके बारे में लोग सुने ही नहीं थे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन जानते ही नहीं थे। बाद में डिस्कवरी होती गई तो इनकी थ्योरी को फिर मॉडिफाई किया गया और कुछ इनकी कमियां सामने आई, लेकिन उस समय जब इन्होंने ये बात कही थी तो वो बात उस समय कोई सोच भी नहीं पा रहा। ठीक है, तो जॉन डाल्टन की जो थ्योरी थी बेटा, उस थ्योरी को समझने की कोशिश करते हैं पॉइंट वाइज कि क्या क्या थ्योरी हमारे जॉन डाल्टन भैया ने कहा। तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का पहला पॉइंट आपके सामने ये है। क्या कहता है पहला पॉइंट, जो मैटर है वो मेड ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल इनडिविजिबल पार्टिकल कॉल्ड एटम। अब ध्यान से समझिएगा, इन्होंने कहा जो मैटर है वो सबसे छोटे एक्सट्रीमली स्मॉल, जिसको हम कभी कभी तो अपनी आंखों से देख भी नहीं सकते, एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बने हैं। ये एक्सट्रीमली स्मॉल है और ये इनडिविजिबल है, यानी इनको और ज्यादा नहीं तोड़ा जा सकता है। ऐसे पार्टिकल्स को हम एटम कहते हैं। यानी कोई भी मैटर, दुनिया में कोई भी सामान आपके आंखों के सामने दिख रहा होगा, आपके दोस्त बैठे उसको आप पीटो, तोड़ो, काटो, टुकड़े में तोड़ दो तो उसका छोटा टुकड़ा निकलेगा, तो एटम है। कर मत तेरा भाई, ठीक है। तो मैटर क्या है कि किसी भी मटेरियल को बहुत छोटे भागों में तोड़ने के बाद जो उसका इंडिविजिबल और एक्सट्रीमली स्मॉल कंपाउंड मिलता है, मॉलिक्यूल मिलता है, वो कोई मटेरियल मिलता है, वो एटम। लेकिन ये बाद में गलत साबित, बताऊंगा कैसे, क्योंकि भाई इससे भी छोटे होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इसको भी हम पार्टिकल्स को डिवाइड कर तोड़ सकते हैं। तो ये सब बात देखेंगे। दूसरा, एटम ऑफ सेम सब्सटेंस आर आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट। अब इसको समझिए, जैसे मेरे हाथ में ये पॉलीमर का पेन है, अब इसको तोड़ेंगे तो इसके जो पार्टिकल्स निकलेंगे उसका नेचर क्या होगा, पॉलीमर का नेचर होगा। एक मिट्टी के टुकड़े को या ईंट के टुकड़े को हम तोड़ेंगे तो उसके सारे पार्टिकल्स को तोड़ेंगे तो जो सबसे छोटा एटम निकलेगा उसका नेचर ईंट के बराबर होगा। एक कपड़ा है, इस कपड़े को फाड़ करके सबसे छोटे पार्टिकल इसका एटम निकालेंगे तो उसका नेचर अलग होगा। ठीक है, यानी ऐसा नहीं होगा कि जो मिट्टी वाला एटम है वो कपड़े वाले एटम के बराबर नेचर मैच करे, या कपड़े वाले एटम का नेचर इसके साथ मैच करे। यानी कि सभी अलग अलग मटेरियल के जो एटम्स होते हैं वो आपस में आइडेंटिकल्स होते हैं। एक ही तरह के ही एटम मिलकर के एक मॉलिक्यूल या एक मैटर बनाते हैं। बाद में यही बात गलत साबित होने वाली है, लेकिन उस समय जब डिस्कवरी नहीं हुई थी, ये क्रांतिकारी बातें थी, बहुत ही लॉजिकल थ्योरी थी जो डाल्टन भाई ने दिया था। They possess same size, shape, mass and chemical properties। यानी किसी भी एक मैटर के अंदर पाए जाने वाले सभी प्रकार के जो एटम्स होते हैं उनकी संख्या लाखों, करोड़ों, अरबों में हो सकती है, लेकिन सभी का नेचर सेम होगा, उनके केमिकल स्ट्रक्चर से साइज सेम होगा, उनका शेप सेम होगा और उनके केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी। ये डाल्टन भैया का दूसरा नियम। डाल्टन भैया की तीसरा नियम कहता है कि एटम ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस हैव डिफरेंट इन ऑल रिस्पेक्ट। जैसे मैंने कहा कि एक एटम के अंदर, ठीक है, जैसे मैंने कहा कि भाई हमारे पास एक टुकड़ा जो है वो लकड़ी का है, और ठीक है, तो इसके अंदर जितने भी एटम टूटेंगे, जितने भी पार्टिकल्स, अगर मान लीजिए मैंने कहा इससे 1 करोड़ पार्टिकल हमने निकाले, 1 करोड़ एटम निकाले, तो सारे एटम का नेचर लकड़ी के समान ही होगा। और हमारे पास एक दूसरा टुकड़ा है जो हमने माना कि स्टोन है, यानी पत्थर है। अब इसको भी हम तोड़ेंगे, बहुत छोटे टुकड़ों में तोड़ेंगे, तो इससे भी कुछ निकलेगा, इसके भी एटम निकलेंगे। तो अब इनका कहना है कि इसका जो एटम यहाँ पे निकल रहा है और इसका जो एटम यहाँ पे निकल रहा है, ये दोनों का नेचर कभी भी मैच नहीं करेगा। लकड़ी के टुकड़े का एटम का नेचर पत्थर के एटम के नेचर से मैच नहीं करेगा। मैं लकड़ी और पत्थर एग्जांपल ले रहा हूं, आप कोई भी मैटर ले सकते हैं।
तो अगला नियम कहता है कि इनके साइज, शेप, मास और केमिकल प्रॉपर्टीज कभी भी दो डिफरेंट मैटर्स के जो एटम्स होते हैं उनका कभी भी कोई प्रॉपर्टी मैच नहीं करती। दूसरा प्रॉपर्टी क्या कहता है, याद करो नीट के क्वेश्चन बहुत कंफ्यूजिंग आते हैं। दूसरा प्रॉपर्टी कहता है कि एक ही मैटर के सारे एटम्स सभी प्रकार से साइज, शेप, मास और केमिकल प्रॉपर्टीज में सेम होते हैं। तीसरा लॉ कह रहा है कि दो अलग अलग मैटर के सभी एटम्स एक दूसरे में डिफरेंट होते हैं, चाहे वो साइज की बात करो, शेप की बात करो, मास की बात करो या केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करो। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। चौथा रूल क्या कहता है हमारे डाल्टन भैया का, एटम्स इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल टेक्स पार्ट इन केमिकल। किसी भी केमिकल रिएक्शन में भाग लेने वाला एटम जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है। यानी कोई भी जब एक एटम मैटर दूसरे मैटर के साथ रिएक्शन करता है तो उसका जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट जो ले रहा है रिएक्शन में वो एटम। पांचवा रूल क्या कहता है, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स में कंबाइन विद ईच अदर इन अ फिक्स्ड सिंपल होल नंबर रेशियो टू फॉर्म कंपाउंड। यानी अगर एक, मान लीजिए कहा ना लकड़ी है, पत्थर है, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, कोयला है, अलग अलग मटेरियल है, मेरे पास मैटर है, इनके एटम्स को हम इकट्ठा करके रिएक्शन करना चाहें, कुछ बनाना चाहें तो एक अलग सा कंपाउंड बनेगा। तो उन्होंने कहा जब दो अलग अलग डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम, अलग अलग मटेरियल के जो एटम्स आपस में जब कंबाइन होकर कुछ नया कंपाउंड बनाते हैं तो उनके आपस में मिलने का जो तरीका है वो एक फिक्स्ड, सिंपल और होल नंबर रेशियो होगा। अब इस फिक्स सिंपल रेशियो मान लीजिए एक एटम ए, एक कंपाउंड ए है और एक मतलब एक मटेरियल ए है और एक मटेरियल बी, इसके एटम्स ए और बी है मान लीजिए किसी एक कंपाउंड। तो अब ये आपस में कैसे रिएक्शन करेगा, फिक्स्ड। मान लीजिए फिक्स्ड मतलब A_B2 A2B या A2B2 A2B1 ऐसे करके समझ रहे ना। इस तरह से एक फिक्स रेशियो में, ये एक सिंपल मतलब होता है 1:1 का रेशियो जिसको हम सिंपल रेशियो बोलते हैं, 1:2 2:1। इस रेशियो में मिल रहा है, एक फिक्स रेशियो मिल रहा है। होल नंबर का मतलब ये हमेशा 1:2 ही होगा, ऐसा नहीं होगा कि A1 और B जो है 1.5, A जो है 3/2 और B जो है वो 7/6, मतलब इस तरह से रेशियो में कभी नहीं होगा। ये डॉक्टर भैया ने कहा कि जब दो डिफरेंट कंपाउंड्स के मॉलिक्यूल्स के एटम आपस में मिलकर कंपाउंड बनाते हैं तो फिर कंपाउंड बनाने का जो फिक्स रेशियो फिक्स्ड होता है और सिंपल होता है और होल नंबर होता है। आगे चल के ये बात गलत साबित होने वाली है, कुछ एग्जांपल डिस्कस करो। तो इसका आखिरी रूल क्या है, छठवां रूल क्या है, एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। एटम कभी भी ना हम बना सकते हैं ना नष्ट कर सकते हैं। यानी एटम जो है इंडेस्ट्रिसिबल है। इंडेस्ट्रिसिबल का मतलब होता है जिसको हम कभी तोड़ ही नहीं सकते, यानी सबसे छोटा पार्टिकल है, इसको और कैसे तोड़ो। ये बात भी आगे की वजह से भाई उन्होंने जब कहा 1808 में, ये बातें बहुत क्रांतिकारी, बहुत लॉजिकल थी। क्यों? क्योंकि उस समय साइंस उतना डेवलप नहीं था, हम आप केमिस्ट्री को उतना नहीं समझते थे। बाद में साइंस डेवलप हुआ, थॉट्स आया, फिर इस थॉट्स पे और थॉट आए, लोग पढ़ते गए, रिसर्च करते गए और केमिस्ट्री डेवलप होती गई। तो यहाँ से इस थ्योरी को थोड़ा सा चेंज किया। तो फिलहाल जब लोगों ने स्टडी किया, स्टार्ट किया, तो डाल्टन के नियम में बहुत सारी कमियां पाई गई, इसको हम लिमिटेशंस ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी कहते हैं। डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर जो है उसमें कौन कौन सी कमियां थी, इन कुछ कमियों को देखते हैं, फिर कमियों को दूर करके हम एक नई थ्योरी लाएंगे जिसको बोलते हैं मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। तो पहली कमी क्या थी, एटम वाज नो मोर इंडिविजिबल, यानी एटम अब है मतलब इंडिविजिबल नहीं है, यानी सबसे छोटा नहीं जिसको हम और तोड़ नहीं सकते, क्योंकि उस समय इतना डेवलपमेंट नहीं था, उतने आपके पास इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप्स नहीं थे, मेथड्स नहीं थे, तो उनको लगा इससे छोटा क्या करोगे। लेकिन बाद में जब माइक्रोस्कोप्स डिस्कवर हुए, इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप डिस्कवर हुए, तो देखा गया एटम्स को भी डिवाइड कर सकते हैं, यानी ये डिफरेंट इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में भी टूट सकता है। यानी इनको लगा एटम बहुत छोटा, इसके अंदर इससे छोटा कुछ नहीं होता, लेकिन बाद में मालूम चला भैया इससे भी छोटे अंदर बैठे हैं, इसके अंदर इससे छोटे भी पार्टिकल्स हैं जिसका नाम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, मेसॉन से बोलते हैं। सेकंड फेलियर क्या है, इट फेल्ड टू एक्सप्लेन हाउ एटम टू डिफरेंट एलिमेंट्स डिफर टू फॉर्म ईच अदर। इन्होंने ये तो बता दिया था भाई कि अलग अलग मटेरियल के जो एटम्स होते हैं वो कभी भी एक दूसरे से सेम नहीं होंगे, इनका जो तीसरा लॉ था। लेकिन ये नहीं बता पाए कि वो सेम क्यों नहीं होते, किस कारण से वो अलग होते हैं, क्या रीजन है, क्या नेचर है वो अलग होते। अगर इनको उस समय इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पता होता तो वो जरूर बता पाते कि वो अलग क्यों होते, क्योंकि इनके नंबर्स डिफरेंट होते हैं।
एटम्स में। आपको पता है ऑक्सीजन में अलग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, ऑक्सीजन में, सल्फर में अलग है, हाइड्रोजन में अलग है, नाइट्रोजन में अलग है, कार्बन में अलग है, सब में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का नंबर्स अलग है। ये उस समय नहीं जानते थे, उन्होंने कहा भैया अलग तो होते हैं, बड़ी तो बात कह दी, लेकिन कैसे अलग होती है प्रूफ नहीं कर पाए। तीसरा, इट फेल्ड टू एक्सप्लेन हाउ एंड व्हाई एटम्स ऑफ एलिमेंट कंबाइन टू ईच अदर एटम्स और मेड मॉलिक्यूल। ये नहीं, इन्होंने मैं बात बताई, बहुत क्रांतिकारी बात बताई कि भैया एटम्स एक दूसरे से मिल करके, आपस में मिल करके, दूसरे वाले से मिल करके मॉलिक्यूल बनाते हैं और कंपाउंड्स बनाते हैं। ये बहुत बड़ी बात थी, लेकिन कैसे बनाते हैं ये नहीं पता था, क्योंकि जब बाद में डिस्कवरी हुई कि भैया इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन अपनी डिफिशियंसी को पूरा करने के लिए, ऑक्टेट को पूरा करने के लिए वो दूसरे के साथ शेयरिंग करता है, डोनेट करता है, रिसीव करता है, तो केमिकल बॉन्ड्स बनते हैं, उस केमिकल बॉन्ड के जरिए एटम से मॉलिक्यूल बनते हैं, मॉलिक्यूल से कंपाउंड बनते हैं। इसकी डिस्कवरी बहुत बाद में हुई, उस समय नहीं हुई थी, लेकिन उन्होंने तब भी बहुत बड़ी बात बोली थी कि बनाते हैं, कैसे बनाते हैं ये नहीं बोल पाए। ये भी इनकी इस नियम की कमी थी। इनका फोर्थ क्या है, इट फेल्ड टू एक्सप्लेन द नेचर ऑफ फोर्सेस दैट बाइंड टुगेदर। एटम से मॉलिक्यूल बनने में जो केमिकल बॉन्ड्स बनते हैं वो बनता है ना, जो इलेक्ट्रोकोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, ये बॉन्ड्स ये तब जानते ही नहीं थे यार, कितना उम्मीद करोगे आप, उस समय तो कुछ ऐसी सुविधाएं भी नहीं थी, तो ये बॉन्डिंग्स के बारे में नहीं बताना, ये भूल गए या कह सकते हैं संभव नहीं था, ये नहीं बता पाए। ये इनके रूल का चौथा फेलियर। पांचवा फेलियर है, इन्होंने गैलुसेक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम ये बताना मिस कर दिया। उन्होंने देखिए गैलुसेक्स का लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम आपने पढ़ा था, मैंने लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था। उसमें क्या बताया था कि जब दो डिफरेंट जो गैसेस है आपस में मिलकर एक डिफरेंट तीसरा गैस बनाते हैं तो उनके वॉल्यूम्स एक फिक्स रेशियो में कंबाइन होते हैं। एग्जांपल मैंने समझाया था, जैसे H2 है और Cl2 है और ये बना रहे हैं 2HCl, ये हाइड्रोजन गैस का 1 वॉल्यूम, क्लोरीन गैस का 1 वॉल्यूम, ये बना रहे हैं 2 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोक्लोराइड। तो ये किस रेशियो में रिएक्टेंट रिएक्ट करके वॉल्यूम बनाएंगे, इसका रेशियो क्या होगा, किस नियम के आधार पर इनका रेशियो जो है वो बदलता रहता है, वॉल्यूम्स की संख्या घटती बढ़ती रहती है, ये बताना भूल गए। क्योंकि गैलुसेक ने जो नियम दिया था, तो ये इनके पांचवा फेलियर था। छठवां फेलियर क्या है, 6 नियम और 6 फेलियर लिमिटेशंस। It did not make any distinction between the ultimate particles of an element that tracks the reaction atom and the ultimate particle in the independent existence। यानी कि कोई भी जो एटम होता है और कोई भी जो मॉलिक्यूल होता है, ये कभी ये बता ही नहीं पाए कि जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बीच में एक्चुअल में डिफरेंसेस क्या है। कि किसी भी एक एटम है, कोई भी मॉलिक्यूल्स है, जो उनके बीच अल्टीमेट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट जो होते हैं, जो रिएक्शन में भाग लेते हैं, यानी इसकी बात कर रहा है एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स की, और यहाँ पे बात कर रहा है मॉलिक्यूल्स के अंदर उसके बीच शामिल होने वाले केमिकल बॉन्ड्स की। ये उस बारे में डिस्कस नहीं कर पाए, तो ये इनका लगातार छठवां फेलियर था। 6 नियम 6 फेलियर, लेकिन फिर भी आप मानिए उस समय बहुत बड़ी बात उन्होंने की। मैं ये कह सकता हूँ कि एटम की शुरुआत इनके थ्योरी के बाद ही है। ये ना थ्योरी देते, ना लोग उसमें कमी निकालते, ना उस कमी को मॉडिफाई करते, ना हमें नया रूप मिलता। यानी इसमें देखा जाए तो किसी भी एटम को समझने में डाल्टन भाई साहब का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अब डाल्टन भाई साहब की इस कमियों को दूर करते हुए कुछ साइंटिस्ट ने अपनी नई थ्योरी को जोड़ा और इससे मॉडिफाई किया, और लेकिन उन्होंने अपने नाम से थ्योरी को प्रपोज नहीं। इतनी इंसानियत थी, इतनी मर्यादा थी कि भाई डाल्टन की ही मेहनत है तो हमेशा थ्योरी डाल्टन के नाम से ही जानी जाएगी। लेकिन यहाँ पे हम इसको मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी या मॉडिफाइड एटॉमिक थ्योरी कह सकते हैं। अब ये मॉडिफाइड एटॉमिक थ्योरी भी 6 होगी। पहला पॉइंट समझते हैं, एटम इज नो लॉन्गर टू सपोज द इंडिविजुअल। यानी अब हम ये कह सकते हैं कि एटम विभाज्य नहीं है, अभाज्य नहीं है, कह सकते कि और भागों में नहीं तोड़ा जा सकता। ऐसा नहीं है, ये एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। इसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है, इसके बाहर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन प्रोटॉन होता है, एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। यानी ये और एटम को भी हम अन्य 3 भागों में तोड़ सकते हैं, जो कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। ये पहला पॉइंट है, ये मॉडिफाइड एटॉमिक थ्योरी, जो कि इससे पहले केवल एटम तक बात रह गई थी, उसके आगे नहीं बढ़ी। दूसरा पॉइंट कहता है कि एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट में नॉट बी सिमिलर इन ऑल रिस्पेक्ट। जरूरी नहीं है कि किसी भी एक एटम एलिमेंट के अंदर जितने एटम उपस्थित हैं वो सारे सेम हों। डाल्टन भाई ने कहा था ना कि किसी भी एक मटेरियल के अंदर, एक एलिमेंट के अंदर जितने एटम्स हैं वो सेम, लेकिन ऐसा नहीं है।
एटम जो है सेम एलिमेंट के भी सेम नहीं होते हैं। अब एग्जांपल आइसोटोप्स को ले लीजिए। आइसोटोप्स को आप देखते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसमें जो है, नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है सेम है, ठीक है, लेकिन उसमें न्यूट्रॉन्स डिफरेंट डिफरेंट। जैसे कार्बन के आइसोटोप देखिए, 6 कार्बन 12 और 6 कार्बन 14। अब देखिए दोनों में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सेम है, लेकिन न्यूट्रॉन डिफरेंट। इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो 6 है और इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो 8। अब देखिए कार्बन एक ही है, कार्बन के अंदर जो एटम्स है वो भी सेम है, लेकिन कार्बन के क्योंकि इनके अंदर न्यूट्रॉन डिफरेंट है, इनका नेचर भी अलग होगा। उस समय आइसोटोप डिस्कवर नहीं हुए थे, हिंदी में इसको समस्थानिक कहते हैं। दैट्स व्हाई ये एटम को बाद में मॉडिफाई किया गया। जरूरी नहीं है कि एक एटम के एलिमेंट के अंदर सारे एटम वो सिमिलर, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या कहता है, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स में भी सिमिलर। अच्छा, तीसरा पॉइंट क्या कहा था कि डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट के, डिफरेंट डिफरेंट मैटर के एटम कभी भी एक से समान नहीं हो सकते। दूसरा कहा था कि सेम एलिमेंट के सारे एटम समान होंगे, वो गलत हो गया, नया थ्योरी आ गया कि नहीं भैया समान नहीं होंगे, आइसोटोप्स अलग होते हैं। तो अगला उन्होंने कहा था कि अलग अलग एलिमेंट के एटम कभी सेम नहीं हो सकते, इन्होंने कहा नहीं भैया बिल्कुल हो सकते हैं। यहाँ पे एग्जांपल आ गया आइसोबार का। अब आइसोबार क्या होते हैं, जिनके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन जो है इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं, भले उनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग, इसको आइसोबार्स कहते हैं हम लोग यहाँ पे। तो ये अलग अलग यहाँ पे जैसे एग्जांपल देख सकते हैं, यहाँ पे हम नाइट्रोजन जो होता है, ठीक है, नाइट्रोजन है और यहाँ पे हम इसको कार्बन ले लेते हैं। अब कार्बन 6 1 और नाइट्रोजन का जो देखा जाए यहाँ पे 7 के साथ यहाँ पे हम ले सकते हैं, नाइट्रोजन का आइसोटोप ले लेते हैं 12। तो यहाँ पे आप देखेंगे दोनों का एटॉमिक वेट जो है सेम है, नहीं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रोटॉन सेम होगा, इलेक्ट्रॉन अलग होगा। तो ये आइसोबार केस है। बीच में कभी आइसो अभी मैं आपको पढ़ाया नहीं हूँ, जब आइसोटोप आइसोबार समझाऊंगा तो ये चीजें और क्लियर हो जाएंगी। बस यहाँ पे अलग थ्योरी समझिए कि इसके तीसरा जो मॉडर्न थ्योरी क्या कहता है, ठीक है। अब चौथा थ्योरी क्या कहता है कि एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट व्हिच टेक्स पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन। उन्होंने कहा था ना कि बिल्कुल सही बात यहाँ भी है कि जो सबसे छोटा पार्ट किसी भी रिएक्शन में लेने वाला है वो एटम ही होता है। पांचवा, द रेशियो इन व्हिच एटम्स यूनाइट विद फिक्स्ड एंड इंटीग्रल may not be simple in sugar molecule। देखो उन्होंने क्या कहा था, डाल्टन ने क्या कहा था कि जब कभी भी एटम्स मिलके मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, कंपाउंड्स बनाते हैं, तो उनके आपस में कंबाइन होने का रेशियो फिक्स्ड होता है और सिंपल होता है, और कभी भी होल नंबर होता है, पॉइंट में नहीं होता, बट डिवाइड ऑब्लिक में नहीं होता है। तो ये तो बात सही थी, लेकिन उन्होंने एक बात कहा था कि वो सिंपल होगा। सिंपल होने का मतलब आपको समझ में आया क्या? सिंपल होने का मतलब उन्होंने क्या कहा था, भैया अगर ए बी कंबाइन कर रहे हैं तो हो सकता है कि ए बी 2 करे, हो सकता है ए 2 बी करे, हो सकता है ए 2 बी 2 करे, ये एक फिक्स रेशियो होगा, सिंपल नंबर होगा। लेकिन ऐसा नहीं, मिलते तो इंटीग्रल है, मिलते तो फिक्स है, लेकिन सिंपल नहीं हो सकता। सिंपल नहीं से एग्जांपल हम यहाँ पे लेके चलते हैं कार्बोहाइड्रेट का। कार्बोहाइड्रेट इज द C6H12O6, ठीक है, ये कार्बोहाइड्रेट। अब कार्बोहाइड्रेट में जो ये रेशियो आप देख रहे हैं ये 6 12 22 का। अगला एग्जांपल ले लेते हैं हम यहाँ पे शुगर मॉलिक्यूल का। शुगर मॉलिक्यूल क्या होते हैं, सुक्रोज होता है, सुक्रोज मॉलिक्यूल वगैरह में। इसमें रेशियो क्या है, 12 22 11। अब ये 12 22 11 एक बड़ा संख्या है, ये 1 2 1 के नंबर में नहीं आता, यानी ये सिंपल नहीं हुआ, ये कॉम्प्लेक्स हुआ। तो एक थोड़ा सा मॉडिफिकेशन था, उन्होंने 3 बातें कही थी, फिक्स्ड होता है, इंटीग्रल होता है और सिंपल होता है। तो यहाँ पे ये कह सकते हैं जरूरी नहीं है कि सिंपल, फिक्स्ड तो होगा, इंटीग्रल भी होगा, लेकिन सिंपल की जगह कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, फॉर एग्जांपल शुगर मॉलिक्यूल। इसी समझ में आ गया। और अगला है छठा, क्या था, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एटम ऑफ वन एलिमेंट कैन बी चेंज इनटू द एटम ऑफ द अनदर। उन्होंने कहा कि कभी भी दो डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम जो है वो सेम नहीं हो सकते नेचर वाइज, लेकिन ऐसा नहीं है। इनका कहना है कि आप किसी एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी किसी एक एलिमेंट के एटम को किसी भी रिएक्शन के द्वारा दूसरे एटम में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसम्यूटेशन। ट्रांसम्यूटेशन एक नया वर्ड आपको लग रहा है, बड़ा मजेदार वर्ड है। व्हाट इज द ट्रांसम्यूटेशन? ट्रांसम्यूटेशन एक नई चीज आपको सिखा रहा हूं। व्हाट इज द ट्रांसम्यूटेशन? जब कि ये ट्रांसम्यूटेशन किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन में एक एलिमेंट जो है वो दूसरे में कन्वर्ट हो जाता है सेम नेचर वाला, तो उसे हम ट्रांसम्यूटेशन कहते हैं। ट्रांसम्यूटेशन भी बेटा दो प्रकार का होता है, थोड़ा सा बेसिक समझ लेते हैं। एक नेचुरल ट्रांसम्यूटेशन, एक होता है आर्टिफिशियल। एक नेचुरल जो अपने आप हो रहा है, जैसे आप देखा आपको पता यूरेनियम 238, यूरेनियम 238 आपने आप क्योंकि रेडियो एक्टिव कंपाउंड है,
ये थोरियम 234 में कन्वर्ट हो जाता है, फिर ये हीलियम न्यूक्लियस, एक हीलियम न्यूक्लियस रिलीज करता है और थोरियम, ये अपने आप देखिए कन्वर्ट हो रहा है। सेम मॉलिक्यूल का एटम जो है वो नेचर चेंज कर रहा है, यूरेनियम से थोरियम अपने आप हो रहा है। ये एक नेचुरल ट्रांसम्यूटेशन प्रोसेस, कभी कभी हमें बम्बार्डिंग करा के कुछ फोर्स अप्लाई करके करना पड़ता है, उसे आर्टिफिशियल कहते हैं। जैसे नाइट्रोजन 14 को ऑक्सीजन 17 में कन्वर्ट करना अल्फा पार्टिकल के साथ ऐड करके, ये सब एक आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन प्रोसेस है। तो ओवरऑल हमने बात कर लिया है बेटा यहाँ पे कि व्हाट इज द डाल्टन्स मॉडर्न एटॉमिक। एक लास्ट पॉइंट और है, उन्होंने कहा था कि जो एटम है वो इनडिस्ट्रक्टिबल है, यानी कभी भी इसको हम तोड़ नहीं सकते, ये सबसे छोटा है। लेकिन बाद में आइंस्टीन साहब ने कहा कि किसी भी मटेरियल को हम तोड़ सकते हैं, और जब मटेरियल को तोड़ेंगे तो वो ऊर्जा प्रोड्यूस करेगा। जैसे आपने यूरेनियम का नाम सुना, यूरेनियम को तोड़ते हैं तो बिजली पैदा होती है, ऊर्जा पैदा होती है, उस ऊर्जा को हम बिजली बनाते हैं। यानी किसी भी एटम को हम तोड़ भी सकते हैं और उससे ऊर्जा प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये ऊर्जा कितनी होगी, ये आइंस्टीन का नियम है, E = mc², यानी यहाँ पे E आइंस्टीन, E एनर्जी है, m मास है और c स्पीड ऑफ द लाइट है। और ये नहीं मतलब ये जो एटम है वो कभी भी ऐसा नहीं है कि विभेद्य है, अखंडबल है, कोई टूटेगा नहीं, वो इंडिस्ट्रक्टिबल भी होता है, ये नहीं होता है, ये लास्ट है। तो ये ओवरऑल हमारे डाल्टन का नया एटॉमिक थ्योरी। इससे क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं आपके नीट एग्जाम में। मैं नेक्स्ट लेक्चर में जब ये टॉपिक खत्म होगा तो मैं जब क्वेश्चंस कराऊंगा तो इस क्वेश्चन वाले सेक्शन में आपको ये सब मिलेगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर के लिए इतना काफी है। थैंक यू सो मच, टेक केयर, और मिलते हैं आपसे अगले क्लास में। धन्यवाद।